नमस्कार। ड्रामा सच के पहले एडिशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारा ड्रामा सच ये है कि भू कानून पे बोलने का न आपका न मेरा हक है। अगर बात भू कानून की करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया पे और उत्तराखंड के जो लोकल न्यूज़ चैनल है उन पे हर कोई अपनी बात रख रहा है। लेकिन इसको मानो ना मानो, ये हमारा अतीत हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। हमारी पीढ़ी, हमसे पहले वाली पीढ़ी हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी कि हमने जो किया है। भू कानून की तो मांग ही इसलिए आई कि हमने भू यानी कि भूमि, और भूमि मतलब माता होती है। माँ माँ के लिए हम कानून मांग रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा शर्म की बात है कि हमें अपनी ही माँ को बचाने के लिए अभी कानून की ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो उसे पहले ही छोड़ दिया। आज घरों में जाकर देखो, क्योंकि मेरी पीढ़ी जो है, हम जो 40-45 साल की उम्र हमारी होने वाली है, हमसे पहले वाली पीढ़ी, जनरेशन जो थी, जो आज 60-70-80 की एज तक के हैं, शुरुआत तो हम ही ने करी थी उसे छोड़ने की, उसे बंजर करने की। उन्होंने खेत बंजर करे, हमने तो घर ही बंजर कर दिए। भू कानून बोलने से पहले या उसके लिए आवाज़ उठाने से पहले जो शहरों में बैठे हैं, चाहे वो दिल्ली है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, विदेशों में बैठे हैं, भारत के कोने कोने में बैठे हैं, इवन उत्तराखंड में रहकर जो देहरादून के शहरों में या ऋषिकेश में, नैनीताल में, हल्द्वानी में, इतने शहरों में बैठे हैं, हमें तो वैसे बोलने का अधिकार नहीं है। भू कानून किसका भू कानून? हमने तो जो ज़मीनें अर्जित करी है अपनी मेहनत से, वो उनके रजिस्ट्रियाँ उनके तो हमारे नाम पे है। हमें किसका डर? हमें हमसे कौन सा छीनने वाला है उस चीज़ को? तो रजिस्ट्री हमारे नाम पर है। फिर भू कानून किसके लिए? उस ज़मीन के लिए, उन पहाड़ों के लिए, उन चौक चौराहों के लिए जिनको हम खुद बंजर कराए, उन मकानों के लिए जो पहले खंडर बने, अब तो खंडर भी नहीं रहे। उन पे घासें इतनी बड़ी हो गई कि खंडर भी नहीं दिखते। हमारी अगली पीढ़ी तो शायद उसको, उन घरों को देखने के लिए अगर कोई होगा इंटरेस्टेड, तो उसे शायद भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व विभाग, जैसे आजकल राम मंदिर में के अवशेष ढूंढे तो वो राम मंदिर बना, तो हमें अपने आप को पहाड़ी सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए फिर पुरातत्व विभाग के पास जाना पड़ेगा कि जी बताओ तो सही। क्योंकि आप, जो हमारी पीढ़ी है, हमारे तो बच्चों को अपनी भाषा बोलनी भी नहीं आती है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार पहाड़ी बात कर रहा है और भाषा तो हिंदी यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर मैं गढ़वाली बोलूँगा तो कितने लोगों की समझ में आएगा? जब मैं कुमाऊनी भाषा का अगर यूज़ कर रहा हूँ तो कितने लोगों को समझ में आएगा? हम भाषा में बट गए, हम क्षेत्र में बटे। हम तो उत्तराखंड के एक एक जगह के होने के बावजूद भी हम ऐसे रहते हैं कि जैसे ये तो भारत पाकिस्तान हो जाता है कि इसकी बेटी को नहीं लेके आना है, इस घर पे शादी नहीं करनी है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी है तो एरिया बटे हुए हैं कि ये इस एरिया से है तो इसको चढ़ाना है, इस एरिया का है तो इसको डाउन करना है। तो चाहकर भी ऐसा नहीं है कि पहाड़ी भाषा बोलनी मुझे नहीं आती है, लेकिन मेरा जो अपना अपना मानना है कि मुझे उस भाषा का प्रयोग करना है कि जो उन लोगों तक पहुँचे, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हूँ कि हम हक खो चुके हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको तो, आप कभी अपने बच्चों से पूछना, आप ही देखना कि आपने बच्चों को बताया कि उनके खेत कौन से हैं। लोग हमारी भूमियों को छीन सकते हैं हमसे, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी आने वाली वंशजों को पता ही नहीं है कि खेत कौन से हैं, ज़मीनें कौन सी हैं। एक विनती करूंगा आपसे कि एक बार आप जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, नहीं तो याद रखना, आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब हम किसी हॉस्पिटल के बिस्तर में अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे और वहाँ पर बैठे ना, सिर्फ आंसू निकलेंगे आंखों से, क्योंकि बोलने के लिए होगा बहुत कुछ, पर सुनने के लिए भी कोई नहीं होगा। और हम सुनाने लायक रहेंगे कि यार वक्त था एक बार अपने घर हो गया था। आज उस आखिरी पीढ़ी को सलाम करने के लिए जरूर जाना।
जो इस समय कोई जोड़े में है तो कोई अकेले उन खंडहरों में अपनी ज़िंदगी काट रहा है। हमारे माँ बाप हैं, किसी के सिर्फ पिताजी होंगे, किसी की सिर्फ माँ होगी, किसी की चाची बड़ी होगी, कहीं ईजा बैठी होगी कोने पे, वो यहाँ नहीं आते जो कि जुड़ा हुआ है। फिर हम बड़ी उससे बोल देते हैं कि अरे वो यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। कभी मैं आपके घर से आपको बोलूँ कि नहीं, यहाँ से छोड़ के जो बच्चे पढ़ने के बाद कोई विदेशों में आपके सेटल हो रहे हैं और कोई यहाँ से देहरादून की पूरी ज़िंदगी यहाँ आपने उसको पढ़ाया और उसके बाद जब वो दूसरे शहरों में जाते हैं ना, कोई बेंगलोर कोई चंडीगढ़, जब वो कहता है कि माँ आप मेरे पास आ जाओ, आप क्या कहते हो? नहीं बेटा मेरे को तो ये अच्छा लगता है, देहरादून अच्छा है। उनके लिए उनका देहरादून वही है, उनके लिए उनका शहर वही है, ऋषिकेश वही है, उनका नैनीताल वही है, हल्द्वानी वही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सोशल मीडिया में बातें करना वो अलग बात है, सच्चाई कुछ और है। हम भू कानून के बोलने के लिए आज उस योग्य ही नहीं है कि हम किसी बात को लेकर भी अपनी बात रख पाएँ। और मैं तो अपनी बात अगर रख रहा हूँ तो मेरा प्रायश्चित आप कह सकते हो कि पाप तो हुआ है ना कहीं उसमें हमारी भी गलती थी। हमने कभी वो मानसिकता अपने अंदर पैदा ही नहीं करने दी कि यार लौट के कभी वापस आएंगे। जो घर से निकला तो वो बस वहीं तक ही। कुमाऊं के पूरे पहाड़ खत्म हो गए, गांव के गांव, गढ़वाल के पूरे गांव के गांव खत्म हो गए। मुश्किल से गिनती के कभी गिनना घर में, कहीं 10 लोग हैं, कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं। हल्द्वानी बड़ा शहर बना, देहरादून बड़ा शहर बना, नैनीताल बड़ा शहर बना, हरिद्वार एक बड़ा शहर बना, और हम क्षेत्रवासी से सिर्फ शहरवासी हो गए। भू कानून से बोलने से पहले हमें एक बार बिना कैमरे के, बिना अपने मोबाइलों के कैमरों को ऑन करे हुए, बिना किसी लाड लपेट के सिर्फ जाना, कुछ वक्त बिताना, उनके साथ में उनके दर्द को सहना, अपने खेतों को देख कर आना। हो सकता है कि अभी वो हमें बताने के लिए हैं कि ये तुम्हारा खेत है, इसके बाद वो शायद हम वो भी नहीं छीन पाएंगे। फिर हम पेपरों के साथ सहारे ही जिंदा रहेंगे कि ये पेपर में है या नहीं है। नहीं होगा तो बात खत्म। कल कोई भी नकली पेपर बना के खड़ा कर देगा, फिर हम वही लड़ाई लड़ते रह जाएंगे। हमें अपने भगवानों को छीनने में 500 साल लग गए। एक मंदिर में हमें अपने मंदिर में पूजा करने के लिए 30 साल अपने ही सरकार से लड़ना पड़ता है। आपकी ज़मीनें आपसे जाएंगी जब, तो आपको कितने साल लड़ना पड़ेगा, आप खुद सोचो। तो ये भू कानून आपकी अब ये आपकी मांग नहीं है, आपकी अब मजबूरी है। मांग उठाना है ना उठाना, ये आपके ऊपर है। लेकिन उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा अपने उन घरों को देख के आइए, उन पे रह के आइए। और एक बात मुझे और कहनी थी, भले ही ये बात बुरी लगे। ये भू कानून की जो मांग है ना, इसमें ये नहीं होती अगर हमारी जो मातृशक्ति है, इन्होंने अगर थोड़ा सा सपोर्ट किया होता। मैं इतना जानता हूँ कि मेरी पीढ़ी या उससे पहली पीढ़ी, जो लोग शहरों में आकर बसे होंगे, आज भी अगर मैं मेरी बात अगर किसी को ये लगे और उसको थोड़ा सा भी होगा, क्योंकि हम तो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अगर पुराने गाने सुने हैं गोपाल बाबू गोस्वामी के और नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने आज भी सुनते हैं, तो आज भी आंखें गीली होती है। आदमी अपने बिस्तर के बेड के अंदर रखे हुए उस बैग को देखता है कि जिसमें अपने कपड़े बार बार पैक करता है, फिर बोलता है कि यार मैं कल घर होके आऊँगा। फिर वहीं पीछे से बीवी का और किसी और का कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, कैसे जाओगे। वो सब मातृशक्ति अपना हर हथकंडा जो है, शाम दाम दंड भेद, इमोशनली, कुछ बच्चों का कुछ कैसा, ये चक्र चलता रहता है। कई बार बैग उठा, कई बार तैयार हो, कई बार टिकट बुक हुई, यार दोस्तों की शादियों के कार्ड आए, लेकिन कितने कर पाए। बस दुख इस बात का होता है कि वही जब
उनके मातृपक्ष की तरफ से कोई भी शादी होती है, तो जब हम गांव जाने के लिए तैयार होते थे तो वो छुट्टियां आड़े आती थी। बच्चों के स्कूल हमेशा आड़े आए, कभी कोई काम आड़े आया, कभी कुछ। लेकिन एक शादी ब्याह किसी के घर का, मायके पक्ष का, अगर भाई की शादी हो गई है, बहन की शादी हो गई, तो 15-15 दिन की छुट्टियां, बच्चों के पेपरों में मेडिकल भी चले जाते हैं, और हमें घर में अपनी अपनी जगह को देखने के लिए। सोचना कभी इस बात को, क्योंकि आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, किसी आखिरी वक्त में घर पे बिस्तर में लेटे हुए जब अपना टाइम बिता रहे होंगे ना, कि बस अब तो जाना है, फिर ये दुख होगा कि यार थोड़ा सा दिख क्या था। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, कि जो विदेशों में रहे और आखिरी वक्त पे तब आए कि जब वो ना देख सकते थे, न सही से चल सकते थे। ये बात थोड़ा सा कड़वी है, लेकिन स्वीकार तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही किसी कड़वे सच के साथ, किसी डरावने सच के साथ फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, बात अगर कड़वी लगे और सच्ची लगे तो शेयर ज़रूर करना, ताकि लोगों तक बात पहुँचे। थैंक यू।